बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस दवाई का नाम है फाइटोलिका। इसको फाइटोलिका बेरी भी कहते हैं और ये एक पौधा जो कि अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे की जड़ों से ये दवाई तैयार होती है। ये दवाई किन बीमारियों में हम लोग इस्तेमाल इसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ऐसी बीमारियां जिनमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और साथ में स्टिफनेस होती है। ख़ास करके 6 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इस दवाई का असर ज़्यादा नुमायां तौर पे देखने में आया, जिसमें एक तो ये कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड जो हैं, ग्लैंड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पे गले की और मेमोरी ग्लैंड की, ये 2 एरिया जो हैं, इनकी स्वेलिंग अगर होगी और इनसे रिलेटेड बीमारियां होंगी तो उसमें ये दवाई बड़ी पुरअसर देखी गई है। मेमोरी ग्लैंड औरतों के हवाले से, यानी जो ब्रेस्ट हैं औरतों के, इसके अंदर सोजिश हो जाना और सख्ती आ जाना, स्टिफनेस हो जाना, इसमें ये दवाई इस्तेमाल होती है। एक बीमारी है मेस्टाइटिस ब्रेस्ट के हवाले से। इसमें ये होता है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो दूध पिलाते वक्त जब बच्चे के मुंह में निपल जाती है तो माँ को बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है मेस्टाइटिस की वजह से। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो उस माँ के निप्पल हैं वो फट जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं उनमें और इंतहाई सेंसिटिव हो जाते हैं कि मामूली कोई टच भी, कपड़े का जो टच है उससे भी उनको पेन होती है। और 2 वजह इसकी होती हैं। एक तो ये कि दूध में रुकावट आ जाना और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया की वजह से, या फिर दूध जो है वो बच्चे ने अगर 1-2 दिन पिया नहीं और रुका हुआ है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। ये बीमारी जो है, ये गाय और भैंसें जो हैं उनको भी ये मेस्टाइटिस हो जाता है, जिससे उनके भी मेमोरी ग्लैंड जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो फट जाते हैं। तो इसी तरह से ये माँओं का भी इसी तरह की अलामात पाई जाती हैं इस बीमारी में। तो इस कंडीशन में ये दवाई जो फाइटोलिका है ये बहुत अच्छे असरात दिखाती है। इसी तरह से गले में भी और ब्रेस्ट में भी अगर कोई ट्यूमर हो जाए, ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर गिल्टियों की वजह से जो लम्प्स होती हैं उसकी वजह से हो, तो उसमें भी ये कामयाब है। और साथ में अब गले की तरफ मैं बताता हूँ। गले में डिफ्थीरिया एक बीमारी है थ्रॉट के हवाले से, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है गले में और गला भी इसी तरह से सेंसिटिव हो जाता है कि मामूली टच से भी दर्द होती है और रफ़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो स्वेलिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से साथ पेन होती है। और बाद दवा कोई खाने पीने वाली चीज़ जो है वो भी गले में जाए तो उससे भी पेन बढ़ जाती है। थोड़ी सी कोई हार्ड चीज़ अगर बंदा खाता है तो वो जब टच करेगी खुराक का कोई टुकड़ा तो उससे भी दर्द होगी, इतनी शदीद दर्द होगी। इस तरह की वायलेंट पेन जो है वो चाहे ब्रेस्ट में हो या गले में हो, तो दोनों सूरतों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो ये तो इसका इस्तेमाल हो गया ग्लैंड के हवाले से। अच्छा, इस दवाई के असरात इस एरिया के अलावा बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ भी पाई जाएगी वहाँ पे भी इसके असरात होंगे। तो इस हवाले से जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी मुंह से लेके एनएस तक का जो एरिया है, जिसमें एसोफेगस, स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सारे एरिया को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
इसके जो इनर साइड की जो लेयर है वो म्यूकस की बनी हुई होती है। तो म्यूकस के अंदर अगर अल्सरेशन हो जाए, कोई अल्सर का मतलब होता है ज़ख्म होना, कोई वाउंड, कोई इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो इससे जो इलामात पैदा होती हैं उन तमाम इलामात को कंट्रोल करने में ये दवाई बहुत मुफीद दवाई है। स्टोमिक अल्सर तो आपने सुना ही होगा कि मैदे के अंदर अल्सर का हो जाना, अल्सर मतलब ज़ख्म, ड्यूडेनम के अंदर भी अल्सर हो जाए। और अल्सर जब होता है तो एसिडिटी मैदे में पहले ही ज़्यादा होती है, तज़ाबियत बढ़ जाती है। मैदे के अंदर वैसे भी HCl होता है और HCl भी एक तेज़ाब है जिसकी वजह से एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो HCl की मकदार जब बढ़ती है तो उस वक्त भी एसिडिटी होती है और अल्सरेशन होती है। ऐसी सारी कंडीशन जिसमें ये अल्सर के निशानात पाए जाएं कि अल्सर है, इसको ये डायग्नोज हो जाए, तो इसमें ये दवाई इस्तेमाल होती है। और किडनी के हवाले से अगर देखा जाए तो जब उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, ख़ास करके यूरिक एसिड ब्लड में लेवल बढ़ जाए यूरिक एसिड का, तो उस वक्त इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसको गाउट कहते हैं, रेमेटिज्म भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जोड़ों के अंदर स्टिफनेस पाई जाए, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि दो बड़ी अलामतें हैं इस दवाई की, कि एक स्टिफनेस है यानी सख्ती, और दूसरी इन्फ्लेमेशन है। तो जहाँ जहाँ भी ये दवाई इस्तेमाल होगी, जिन जिन बीमारियों में भी, वहाँ पे ये दो इलामात प्रेजेंट होंगी, एक इन्फ्लेमेशन और दूसरी स्टिफनेस। तो जोड़ों के अंदर अगर स्टिफनेस भी हो, इन्फ्लेमेशन भी हो, और वो ज़ाहिर बात है जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो इलामात जोड़ों में पैदा हो जाएंगे। तो आपने इन इलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस दवाई का इंतखाब करना है। और ऐसी बीमारियां जोड़ों की जो हैं जिसमें गाउट, आर्थराइटिस और स्वेलिंग वगैरह, पेन, और मामूली सी हरकत से भी इधर उधर थोड़ी सी मूवमेंट करें तो उससे हरकत से भी दर्द बढ़ जाए, तो ऐसी इलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये दवाई जोड़ों के हवाले से भी इस दवाई का इंतखाब करना है। और इस दवाई से इंशाल्लाह ऐसी तमाम इलामात जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा पेरियोस्टियम, जो हमारी बोन है, बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो बोन है, उनकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको कहते हैं पेरियोस्टियम, यानी उनकी बैर वाली सतह को पेरियोस्टियम कहते हैं। इसको मैं आपको एक सादा मिसाल से ऐसे समझाऊं कि जैसे ये अब तो लोग जो हैं ये अपने घरों में टाइल लगवाते हैं ना, कमरों में। एक वक्त था कि लोग सादा प्लस्तर करवाते थे। तो सादा प्लस्तर जब होता है तो जो उस प्लस्तर की ऊपर वाली एक्सटर्नल उसकी जो लेयर होती थी ना, बैर वाली, उसमें रेत नहीं मिलाते थे मिस्त्री लोग। तो वो खाली सीमेंट जो है वो किसी बाल्टी के अंदर घोल के तो ऊपर उसके गिरा देते थे, और ऊपर फिर एक गरमाला उनके पास होता था वो मारते थे। तो उससे वो जो बैर वाली सतह है वो एक तो स्मूथ हो जाती थी, दूसरी वो बड़ी सख्त हो जाती थी। इसी तरह हमारी जो बोन है, इनकी जो ऊपर वाली एक्सटर्नल लेयर है वो बिल्कुल इसी मिसाल की तरह आप समझें, वो पेरियोस्टियम की बनी होती है। अगर वो लेयर ख़राब होना शुरू हो जाए, वो रफ हो जाए और डिके का शिकार हो जाए, तो फिर इस दवाई की तरफ इशारा है। ये दवाई जो है ये उस लेयर को बचा लेती है और इस तरह ये हड्डियों को महफूज रखती है। इसके अलावा स्किन पे भी इस दवाई का असर है, बहुत अच्छा असर है। कैसी स्किन पे, कि अगर कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आए हैं जो जिनकी स्किन बड़ी रफ़ हो जाए, हार्ड हो जाए, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल रफ़ और सख्त किस्म की स्किन हो जाए, तो ऐसी स्किन में साथ में दाने शाने भी उसमें निकले हुए बाद दफ़ा होते हैं, बाद दफ़ा नहीं भी होते, लेकिन सख्ती का होना ज़रूरी है, स्टिफनेस का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन का होना ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी और सख्ती होगी, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये स्किन में नज़र आएंगी। तो ऐसी स्किन में आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और
मैदे के वाले से देखा जाए और मज़ीद इसका जो है इस्तेमाल, तो ये कि अनडाइजेशन होगी मैदे में, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी यानी कब्ज़ हो जाएगी, और कभी डायरिया हो जाएगा पेशेंट को। तो ये दोनों सूरतें अदल बदल के चलती रहेंगी, मैदा उसका सख्त ख़राब होगा। और ऐसी हालत में मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन आगे जाके चलती हैं, जिसमें मैदा इस तरह इतना ख़राब हो जाता है, इसको कहते हैं पर्जिंग। इस कंडीशन को कहते हैं पर्जिंग। तो पर्जिंग की कंडीशन में जब स्टमक चला जाता है तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि टूथ जो हैं वो डिके का शिकार हो जाते हैं, और फिर इसके अलावा गले के अंदर स्वेलिंग मुस्तकिल रहना शुरू हो जाती है, और फेस के ऊपर भी स्वेलिंग मुस्तकिल रहना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और किडनी फेलियर का ख़तरा जो है वो भी रहता है। इसके अलावा हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, और डाइजेस्टिव इशू जो हैं वो भी अक्सर रहते हैं। डिहाइड्रेशन कभी कभी हो जाती है, यानी डायरिया जब ज़्यादा हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये सारा भी जब मैदा मुसलसल ख़राब रहता है जिस कंडीशन में, यानी पर्जिंग की कंडीशन में चला जाए, तो फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन और ये सारी सिम्टम जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये इसी दवाई के दायरा कार में आती हैं। अगर तो इस दायरे के अंदर अंदर इलामात हों तो ये दवाई बड़ी कामयाब दवाई है। इसका इस्तेमाल आप करें और इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट ये दवाई आपको देगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वीडियो अब लंबी होती जा रही है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ही बंद करता हूँ। मैंने मेन इसकी अलामात आप तक पहुँचा भी दी हैं, और अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।